हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुमित मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हम संविधान सभा पर चर्चा कर चुके हैं और आज हमारी शुरुआत प्रस्तावना से होने वाली है। ये वही प्रस्तावना है जिसे हम संविधान का इंडेक्स बनाते हैं, जिस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी राय रखी है और कहा है कि जो हम पूरे संविधान में पढ़ना चाहते हैं वो मात्र प्रस्तावना पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए उसी प्रस्तावना पर हम अभी चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी ने कभी न कभी प्रस्तावना देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुनी होगी। और ये है आपकी प्रस्तावना, जो है कि भैया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मेपित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी संविधान की प्रस्तावना है जो आपको देखने को मिल जाएगी। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को जरूर देखें और अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है वो जरूर देखें। चलिए, हम क्या कहते हैं कि प्रस्तावना पर हम कल चर्चा थोड़ी सी कर चुके हैं। जैसे प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना ही हमारी उद्देशिका है। उद्देशिका, या इसको आप उद्देश्य प्रस्ताव भी बुला सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बताया था कल हमने कि 9 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। पारित किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनके द्वारा पारित किया गया था। पारित होने के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रस्तावना बनेगा। लेकिन यह प्रस्तावना का विकल्प आपके समक्ष आया कहां से? तो सबसे पहले यूएसए ने अपने संविधान में प्रस्तावना को अंगीकृत किया था और हमने वही थॉट अपने संविधान में अंगीकृत किया है। मतलब हमने प्रस्तावना का विकल्प यूएसए के संविधान से लिया है। तो पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहां से ली गई है? प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो हम सरल और साफ शब्दों में कहेंगे यूएसए के संविधान से ली गई है। और अगर प्रस्तावना की भाषा का जिक्र हो जाए, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल आप सभी को बताना है। ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो पहला देश जिसने प्रस्तावना को जगह दी यूएसए, और हमने भी वहीं से एडॉप्ट किया है। और उसके बाद हमने भाषा का एडॉप्टेशन कहां से कर रखा है? ऑस्ट्रेलिया से कर रखा है। अब हमारी जो प्रस्तावना की शुरुआत है वो होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ है विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जनता या नागरिक।
और आप सभी को पता है कि हमारे भारत में अगर किसी को सबसे ज्यादा पावर मिली है तो वो हमारी जनता को ही मिली हुई है। यहां तक कि भारतीय संविधान को भी शक्ति का जो मेन सोर्स है वो भारत की जनता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। अब आपसे पूछ सकता है ये लिया कहां से गया है, तो आप बताएंगे इसको, ये जो टर्म लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसको यूएन के चार्टर एक्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएन के चार्टर एक्ट से लिया गया है। दूसरा शब्द है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पर भी हम कल चर्चा कर चुके हैं। आपको हमने कल बताया था, एक शब्द से वाकिफ कराया था। उस शब्द का नाम था औपनिवेशिक राज्य या डोमिनियन स्टेट, जहां पर हमने आपको बताया था कि कोई भी राज्य अगर अपने आंतरिक और बाह्य, देखो राज्य के दो मतलब होते हैं, मतलब राज्य के दो मामले होंगे, एक आंतरिक मामले और आंतरिक मामलों के साथ एक वाह मामले, एक वाह मामले। तो आंतरिक मामले जो हैं वो देश के अंदर के मामले हैं, और वाह मामलों में सामान्यतः बाहर के मामले आते हैं। बाहर के मामले केवल तीन होते हैं: संचार, व्यापार और रक्षा, डिफेंस, ट्रेड और कम्युनिकेशन, डीटीसी। क्या क्या है? डिफेंस मतलब रक्षा, दूसरा है ट्रेड मतलब व्यापार, और तीसरा है संचार मतलब कम्युनिकेशन। तो डीटीसी, ये तीन क्षेत्र हैं जिन्हें हम वाह श्रेणी में रखते हैं। कोई भी देश अगर अपने आंतरिक और वाह दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र है तो वह देश बन जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरिन देश बन जाएगा। और इसी को आपने सुना होगा, जब आपने कभी पढ़ा होगा या प्रश्न देखा होगा कि राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तब आपने सुना होगा कि राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट है पहला जनता, जनता के साथ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के साथ सरकार। ये तीन तो कॉमन है। चौथी बात जो है राज्य के लिए वो यही है संप्रभुता। तो कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा तो उसे हम सोवर्निटी या संप्रभुता के नाम से जानेंगे। समाजवाद का मतलब हो जाएगा, समाजवाद का मतलब होगा कि सोशलिस्ट या सोशलिज्म बुला सकते हैं आप इसको। इसका मतलब होता है उत्पादन पर सार्वजनिक हक, उत्पादन पर सार्वजनिक हक। अंग्रेजी भाषा में कहेंगे प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड एट ऑल। जो भी उत्पादन हो रहा है देश में उस पर पूरे देश का अधिकार होगा। वैसे तो ये समाजवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था का प्रकार है जहां पर पूरे बाजार पर सरकार का अधिकार होता है, और सरकार को जो भी प्रॉफिट मिलता है वो सारा प्रॉफिट जनता में एक समान रूप से बंट जाता है, क्योंकि सरकार उसका प्रयोग सड़कें और बहुत सारे डेवलपमेंट में लगाती है जिसका प्रभाव सभी पर एक समान रूप से पड़ता है। अगला शब्द है हमारा पंथ निरपेक्ष, जिसे हम कहेंगे सेकुलर। अब सेकुलर का मतलब हो जाएगा राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। स्टेट हैज नो रिलीजन, जहां पर भारत जो है अपना एक सेकुलर देश है और सभी धर्मों को एक समान मानता है। राज्य का कोई धर्म होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी धर्म यहां मान्य नहीं है। कोई भी धर्म ना होने का बेसिक अर्थ है कि हम देश होने के नाते सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। और तभी आपने एक टर्म पढ़ा होगा कि भारत सबसे ज्यादा धार्मिक विविधता वाला देश है। मोस्ट जो है रिलीजियस डिफरेंसेस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत सरकार अपना कोई धर्म नहीं मानती है। इस टर्म से तो आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से परिचित होंगे। लोकतंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी बुलाते हैं, जो डिमोस और क्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, और अब्राहम लिंकन साहब जो
यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर बहुत अच्छा जो है एक स्टेटमेंट दिया है, जनता का, जनता पर, जनता द्वारा शासन, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, फॉर द पीपुल। ठीक है, तो क्या है लोकतंत्र? जनता का, जनता पर, जनता द्वारा शासन, जनता का, जनता पर, जनता द्वारा शासन। कैसे समझ सकते हैं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी बात को लेकर आप, किसी भी चीज को लेकर के आप समझ लीजिए इसको, डेमोक्रेसी को कैसे समझेंगे आप? कोई भी एक व्यक्ति ले लीजिए, या वो व्यक्ति, जैसे आप माननीय प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जनता ने चाहा है तभी उनको प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया है। और भी तो भारत में लोग हैं, जनता ने नहीं चाहा तो उनको प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बिठाया गया है। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ये लोकतंत्र की डिफिनीशन हो जाएगी। आगे आ जाएंगे, गणराज्य मतलब इसे हम रिपब्लिक बुलाते हैं, इंग्लिश में इसको कहेंगे रिपब्लिक, कहेंगे क्या कहेंगे? रिपब्लिक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हो जाएगा वंशानुगत शासन का अंत, वंशानुगत शासन का अंत। मतलब अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा जो है राजा नहीं बनेगा, तो फिर कौन बनेगा? राजा का बेसिक तात्पर्य है देश के मुखिया से, और जिस भी देश की सरकार गणराज्य होगी, रिपब्लिक होगी, उसका अर्थ है उस देश का मुखिया चुना जाएगा। चुनने का तात्पर्य अलग अलग हो सकता है, या तो वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा या तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है। जैसे अमेरिका में देश का मुखिया प्रत्यक्ष रूप से, और भारत में जो देश के महामहिम है राष्ट्रपति महोदय, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है शुड बी इलेक्टेड बाय द पब्लिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, आगे आइए, न्याय की बात करेंगे, जस्टिस की बात करते हैं। तो भैया जस्टिस यहां पर कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। और क्या है 3 प्रकार का ये जस्टिस? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। मतलब सोसाइटी के बिहाफ पर, इकोनॉमी के बिहाफ पर, और पॉलिटिकल जो है एक तरह का जस्टिस की बात यहां पर की जा रही है आपको। अच्छा, ये बात 2 जगह लिखी हुई है, आपको प्रस्तावना में तो ये दिखेगी ही दिखेगी, प्रस्तावना के साथ साथ यही सेम बात भारतीय संविधान के भाग 4 में भी लिखी हुई है। और आपको यही बात ध्यान में रखना है, बहुत बेहतर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में न्याय का उल्लेख कहां पर है, और हो सकता है आपको पहले ही नंबर पर ए ऑप्शन पे दिख जाएगा कि भैया प्रस्तावना है। और हम में से 80 नहीं 90% लोग प्रस्तावना लगा करके आगे बढ़ते हैं, जबकि नीचे कहीं लिखा होगा कि प्रस्तावना के साथ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसका जिक्र है। तो भाग 4 जो कि डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वहां पर इसका जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम फ्रीडम की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाएगी। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? एक है विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की फ्रीडम आपको देखने को मिल जाएगी प्रस्तावना में। लेकिन यहीं से एक प्रश्न और अच्छा पूछता है कि प्रस्तावना में तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है भाग 3 है, उसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो आप लिखेंगे भाग 3, जिसका
मतलब फंडामेंटल राइट से है, उसके अनुच्छेद 19 में आर्टिकल 19 छह प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की? छह प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे जब हम कहां पढ़ रहे होंगे, मूल अधिकार पढ़ रहे होंगे। इसके साथ साथ आप समानता की बात कर लीजिए। समानता, इक्वालिटी की बात करेगा, दो प्रकार की समानता आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर। एक प्रतिष्ठा और अवसर की। एक समानता आपको देखने को मिलेगी प्रतिष्ठा की, और एक समानता देखने को मिलेगी आपको अवसर की। दोनों ही समानता आपको देखने को मिल जाएंगी। और अंत में है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। भाईचारा, ब्रदरहुड की बात करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक प्रश्न है जो आपको पता पहले से होने चाहिए। अच्छा प्रश्न बच्चों का क्या पूछता है यहां से, वो ध्यान दीजिए आप। अच्छा प्रश्न पूछता है कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, ये बात या ये जो बातें लिखी गई हैं इन तीनों में, कहां से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से। ये अच्छे प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बंधुत्व या भाईचारा। अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। अब इनके साथ साथ आपको कुछ विवाद भी देख लेने हैं, जो यहां पर चार विवाद बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला विवाद है बेरूबाड़ी मामला 1960 का। थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं क्या था ये बेरूबाड़ी डिस्प्यूट 1960 का, जो एक लैंड डिस्प्यूट था। किसके किसके बीच ये लैंड डिस्प्यूट था? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड डिस्प्यूट था, जिसको भारत सरकार ने 9वें संविधान संशोधन 1960 में क्लियर कराया था। ठीक है, माफी चाहता हूं। हाँ, ये माफी चाहता हूं, ये बांग्लादेश के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ था। बेरूबाड़ी का कंसर्न है। इसमें मामला तो भूमि का था, लेकिन यहां पर प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। मतलब ऐसा बोला गया है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स मीन कि अगर संसद, एक टर्म और है संसद, कॉन्सेप्ट ही है, टर्म नहीं है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अब जो चीजें पार्लियामेंट के कंसर्न में आएंगी, मतलब जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, संविधान का पार्ट होगा, पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। बट अब यहां पर बोल दिया गया है कि भैया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसका अर्थ है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब निकलेगा संविधान में संशोधन तो हो सकता है, प्रस्तावना में नहीं। इसका दूसरा मामला जो आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यहां पर जो न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्ला जी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ये स्टेटमेंट्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप। कि जो जस्टिस थे यहां पर हिदायतुल्ला साहब, उन्होंने कहा है संविधान की जो मेन सोल है वो कौन है? प्रस्तावना है। अगला केस आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये सारे लैंड से ही, लैंड डिस्प्यूट है ये सारे, चाहे इसकी बात कर ले, चाहे इसकी बात कर ले, और चाहे इसकी बात कर ले। ये मठाधीश थे केशवानंद भारती जी, जिनके द्वारा केरला लैंड रिफॉर्म जो एक्ट आया था उसके अगेंस्ट ये केस किया गया था। और इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। मतलब
प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो फिर संसद संविधान के साथ साथ प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव हुआ। और क्या बदलाव हुआ? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूलभूत ढांचे को बदले बिना, मूलभूत ढांचे को बदले बिना, विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा जाता है कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया था, किस केस में दिया गया था? केशवानंद भारती केस है। इसके साथ साथ एक केस और आएगा, एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994। इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही केशवानंद भारती केस में उसका अंग माना गया प्रस्तावना को संविधान का, वैसे ही एक मात्र अमेंडमेंट जो अभी तक प्रस्तावना में हुआ है यहीं पर हो गया। और वो अमेंडमेंट है 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ये 3 नए शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, जो प्रस्तावना का एकमात्र संशोधन है। तो आपको इतनी चीजें यहां से ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें आपको आगे प्रश्नों में देखने को मिलेंगी। हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगले सेगमेंट में आते हैं हम कि कुछ बहुत सारे लोगों ने संविधान के संबंध में कुछ अपने स्टेटमेंट दिए हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पहला है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह स्टेटमेंट श्री ठाकुर दास भार्गव जी का है, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में यह स्टेटमेंट दिया है। एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अंबेडकर, आप बता देंगे माना जाएगा अनुच्छेद 32 को। किसको माना जाएगा? अनुच्छेद 32, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाएगा। इसके बाद यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह स्टेटमेंट भैया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का है। ये वाला तो बहुत पूछा जाता है। के एम मुंशी जी ने राजनीतिक कुंडली या राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बार्कर जी के द्वारा कहा गया है। इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इस पुस्तक का नाम भी पूछा गया है। तो इस पुस्तक में इन्होंने संविधान या भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जिक्र किया है और उसको दिया है, संविधान की कुंजी का नाम दिया गया है इनके द्वारा। संविधान का पहचान पत्र की अगर हम बात करें तो संविधान का पहचान पत्र जैसा शब्द दिया गया है एन ए पालकीवाला के द्वारा। किसके द्वारा? एन ए पालकीवाला के द्वारा इसे भारतीय संविधान की पहचान पत्र कहा गया है। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये अगर केस के हिसाब से पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है, ये बात गोलकनाथ केस में किसने कही थी? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी के द्वारा कही गई है। तो ये कुछ बेसिक लोग हैं जिन्होंने अपने अपने समय पर एक स्टेटमेंट के माध्यम से प्रस्तावना के संबंध में कई सारी बातें कही हैं। अगर आपको इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे चल सकते हैं। आगे आपको इसके बाद लगभग इस सेक्शन से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न देखने बाकी रह गए हैं। बाकी ये प्रस्तावना लगभग आपकी समाप्त हो चुकी है। सभी प्रकार के पक्षों पर हमने चर्चा कर ली है। प्रश्न देखते हैं और आप फटाफट इनके जवाब भी दीजिए। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? संप्रभु, स्वतंत्रता, धर्म या फिर समाजवादी?
कौन सा शब्द जोड़ा गया है? आप सभी लोग जवाब दें और इसका सही जवाब है सोशलिस्ट या समाजवादी। समाजवादी, अंतनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे। दूसरा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारत की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाज और समाजवादी। संविधान का कौन सा शब्द भारत की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है? तो पॉलिटिकल की बात की जा रही है, आप सभी को पता है पॉलिटिकल वे में हम कैसे हैं, लोकतांत्रिक हैं। जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन आपको देखने को मिलेगा। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस या फिर नेशनल एकता दिवस भी बुला सकते हैं आप इसको, लेकिन ये 31 अक्टूबर वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। नेशनल इंटीग्रेशन डे, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो बर्थ दिवस है, जिस दिन जन्म हुआ था उनका 19 नवंबर, उसे ही माना जाता है क्या? नेशनल इंटीग्रेशन डे। और यह प्रश्न आया है एसएससी एमटीएस में। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में किसका उल्लेख नहीं है? मैंने बताया था प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और यहां पर किसकी नहीं है आप सभी को पता है। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। आपको सबसे ज्यादा क्या नहीं मिलेगा? हाँ, ये आप मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ये प्रश्न है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ है? आप सभी को फटाफट मार्क कर लेना है। अभी मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान की राजनैतिक कुंडली किसने कहा है? राजनैतिक कुंडली किसके द्वारा कहा गया है? आपको याद रखना है, अभी मैंने ये लिस्ट आपको पूरी दिखाई थी, जहां पर पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया है। फटाफट आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा। सर अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा आपको क्या कहा जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखना है, समाजवादी जो शब्द है कब जोड़ा गया था? 71 में, 67 में, 76 में और 85 में। अभी मैंने बताया एकमात्र संशोधन हुआ है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, सामान्य भाईचारे की भावना किस शब्द से जुड़ी हुई है? आपको बताया मैंने कि जो बंधुता है, ब्रदरहुड है, यही आपके भाईचारे की भावना को क्या करता है? जोड़ करके रखता है। और यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? यह प्रश्न हम कल पढ़ चुके हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अपनाने की बात कर रहा है, एडॉप्टेशन की बात कर रहा है, तो हमने कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू होने की बात करता 26 जनवरी 1950 पहुंच जाते हम। अगला प्रश्न है, उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ साथ प्रस्तावना में न्याय का अर्थ क्या है? जो आपका जस्टिस है उसका क्या अर्थ है? कौन कौन से न्याय आपको देखने को मिल जाएंगे? क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा? तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि न्याय का बेसिक अर्थ है समानता से। किससे है? समानता से। आपको ये बात ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है, सबसे व्यापक शब्द कौन सा है? ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे व्यापक शब्द यहां अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो है डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेटिक शब्द है, जो सबसे ज्यादा व्यापक है, सबसे ज्यादा विस्तारित है। संविधान अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? जब आप ऐसे प्रश्न देख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से हो रही है। इसका मतलब इसका सही जवाब जो है भारत की जनता है। क्या है? भारत की जनता है।
अगला प्रश्न है, संविधान की जन्म पत्री किसके द्वारा कहा गया है या किसने कहा है? तो आप सभी को पता है, ये कहा गया है के.एम. मुंशी जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? के.एम. मुंशी जी के द्वारा जन्म पत्री का टर्म यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो रखा है? तो आपको मैंने अभी बताया कि जो आपका एकमात्र संशोधन है, 42वां संशोधन 1976 का है और ये एकमात्र संशोधन है अभी तक का प्रस्तावना का। केशवानंद भारती का विवाद किससे संबंधित था? मैंने बताया है इस पर भी कि ये जो है किसी और चीज से संबंधित नहीं है, ये आपका, आप इसमें लगा सकते हैं मूल अधिकार, क्योंकि उस समय तक जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपका आरटीपी है, आरटीपी, आरटीपी जो है ये किसके द्वारा, उस समय तक आरटीपी राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। आगे आते हैं हम, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? आप सभी को पता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनैतिक है। कौन सा नहीं है? तो भैया ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा है। किससे संबंधित है? आप सभी को पता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय किससे संबंधित है? आप सभी को पता है कि ये किससे संबंधित है? ये आपका सहभागिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहभागिता से संबंधित है, पार्टिसिपेशन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे जब हम, तो न्याय की बात कर रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किसे दी जाती है? पहला, भारत की जनता को, संसद को, सरकार को और न्यायालय को। मैंने बताया है जो भी चीजें यहाँ न्याय, स्वतंत्रता या समानता की बात की जा रही है, ये सब भारत की जनता के लिए की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? भारत की जनता के लिए की जा रही है। पहली बार संशोधन कब हुआ था? आप सभी को पता है कि अगर हम प्रस्तावना की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्रस्तावना या प्रियम्बल में संशोधन की बात करेंगे, तो 42वां संविधान संशोधन है आपका जो पहली बार संशोधन का जिक्र करता है। प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो आप देख लीजिए, पहला समाजवादी, समाजवादी, इसके पश्चात पंथ निरपेक्ष, और इसके पहले, एक सेकंड रुकिएगा, पहले लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद समाजवादी, इसके पश्चात पंथ निरपेक्ष, इसके बाद आप आ जाएंगे कहां पर? गणतांत्रिक, और सबसे लास्ट में आपको गणराज्य देखने को मिलेगा। और इसके हिसाब से आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी देश पर किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं है तो वो देश कैसा होगा? आप सभी को पता होगा कि वो होगा सोवरिन देश होगा या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसे हम संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं। एकता और अखंडता किस सिद्धांत को बढ़ावा देती हैं? आप फटाफट बताएंगे। एकता मतलब यूनिटी, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, ये दोनों संप्रभुता को ही क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला, रिपब्लिक से पहले भारतीय संविधान में कौन सा शब्द है? अभी हमने जो शब्द की लिस्ट बनवाई थी उसमें लोकतांत्रिक शब्द सबसे पहले देखने को मिलेगा, रिपब्लिक से जस्ट पहले। अगला प्रश्न, भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? कैसा स्टेट है इंडिया? तो मैंने बताया था, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट, माफी चाहता हूं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गणतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य आप बुला सकते हैं। इसके बाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? मैंने बताया था, स्टेट हैज नो रिलीजन या स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को
बढ़ोतरी नहीं देगा या बढ़ावा नहीं देगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? तो समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष है ये दोनों ही संशोधन है। कौन सा? एकमात्र संशोधन प्रस्तावना का 42वां संविधान संशोधन। रिपब्लिक वाला हो चुका है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये लोकतांत्रिक इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रस्तावना के आदर्शों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक शासन, समाजवादी सामाजिक समानता, राष्ट्र निर्माण या फिर नागरिकों का सर्वांगीण विकास। और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी का जो समान विकास है उसी के बेसिक शब्दों पे काम करेगा कौन? हाँ, प्रस्तावना काम करेगी। और इसके बाद जो है ये यहां तक आपके सारे प्रश्न जो है वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में भाग लेने के लिए। कल हम एक नई क्लास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इस क्लास के संबंध में अगर आपको किसी प्रकार की कोई संशय हो, कोई डाउट हो या किसी प्रकार का कोई सलाह या सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।